सरहद पर चीन से तनातनी के बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर सेना को हथियार चलाने की छूट अब दे दी गई है। सूत्रों की माने तो अपनी जान बचाने के लिए जवान दुश्मनों पर फायरिंग कर सकते हैं और इसके लिए फील्ड कमांडर को फैसले लेने की छूट भी दे दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि हालात के मुताबिक फैसले ले सकती है सेना। दरअसल 1996 और 2005 में हुई दोनों देश के संधि के तहत किसी को भी फायरिंग करने की इजाजत नहीं थी। 1996 में हुए दोनों देश के बीच समझौते के तहत एलएसी के पास 2 किलोमीटर के एरिया में कोई भी फायर नहीं कर सकता है। वहीं 2005 के समझौते के मुताबिक दोनों देश बॉर्डर पर जो स्थिति है उसी में रहेंगे और साथ ही एलएसी पर सेनाओं के बीच विश्वास बनाने के लिए प्रोटोकॉल भी बनाए गए थे। मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ चुके हैं अहम जानकारी के साथ। मनीष, बहुत बड़ा, बहुत अहम ये फैसला लिया गया है। जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी, अब उसको मानना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे और जाहिर तौर पर इस बैठक में इस बात का फैसला लिया गया और जो असाधारण अगर स्थिति अगर एलएसी पे उत्पन्न होती है तो जो फील्ड कमांडर है वो इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। ये फायरिंग तक का भी अधिकार है उनको दिया गया है। असाधारण स्थिति यानी अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो सेना अब वहां पे फायरिंग कर सकती है, जो कि अब तक नहीं था। आपको ध्यान होगा कि 1996 में संधि हुई थी जिसमें 2 किलोमीटर एलएसी के दायरे में फायरिंग की इजाजत नहीं दी गई थी। उस संधि में ये करार हो गया था दोनों देशों के बीच में, लेकिन अब जो कि गलवान घाटी में हुआ है, जिस तरीके से चीनी पीएलए के जवानों ने हमारे जवानों पे हमला किया और उसके बाद जो है जो कुछ हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो इसके बाद जो है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि अब सेना को पूरी छूट है, हमने छूट दे दी है। परिस्थिति को देखते हुए उनको जो निर्णय हो, उनको दिल्ली तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वो वहां अब वो निर्णय ले सकते हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कल रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, इसमें ये निर्णय लिया गया कि असाधारण कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो सेना अगर अपनी रक्षा में अगर गोली चलाने के लिए अगर उसको जरूरत पड़े तो वो ले सकती है। बिल्कुल, तो जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी अब उसे मानना जरूरी नहीं है। अगर चीन की तरफ से थोड़ी भी हिमाकत या जरा सी भी चालाकी हुई तो चीन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ मनीष। लेकिन सीमा पर तनातनी के बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का भारत को धमकी। आपको बता दें, चीनी विश्लेषकों के जरिए ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गीदड़ भभकी दी। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1992 की लड़ाई से भी बुरा हाल होगा। मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, ये जो गीदड़ भभकी चीन की तरफ से की जा रही है, जाहिर सी बात है ये बिल्कुल ही बेसलेस है। देखिए, ये साइकोलॉजिकल वार जो है वो खेलने की कोशिश हो रही है, जबकि आपको पता है कि चीन खुद कई मोर्चों से घिरा हुआ है। तो चीन की स्थिति, चीन के जो तमाम विश्लेषक हैं वो एक साइकोलॉजिकल वार खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि 1962 का ये भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सभी इस बात का संकेत दे चुके हैं। तो अगर चीन के अगर विश्लेषक या चीन की सरकार अगर ये बात कहती है तो वो गलतफहमी में है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाएं कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, अगर हमारे 20 जवान अगर 16 बिहार रेजिमेंट के अगर शहीद हुए हैं तो आप देखिए कि चीन को कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। खुद हमारे एडिटर इन चीफ के साथ इंटरव्यू, अनुराधा प्रसाद के साथ इंटरव्यू में फॉर्मर आर्मी चीफ वीके सिंह ने कहा कि हमने 40 से ज्यादा चीन के जवान मार गिराए हैं, जिसमें कर्नल रैंक का अधिकारी भी मौजूद है। तो चीन को पता है कि भारत किस तरीके से माकूल जवाब दे सकता है। तो ये केवल गीदड़ भभकी है दीपिका, इतना आसान नहीं है। ये केवल साइकोलॉजिकल वार खेलने की कोशिश है। और देखिए जिस तरीके से चीन के खिलाफ पूरे देश में और पूरा देश इस मुद्दे पर सरकार के साथ है, जाहिर तौर पर चीन अगर ये बात कहता है तो वो गलतफहमी में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। राजनाथ सिंह मॉस्को में होने वाली रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत को 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर ये विक्ट्री परेड निकाली जा रही है। पहले ये परेड मई में निकलनी थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से ये टल गई और 24 जून को निकलने वाली इस परेड में रूस और दूसरे देश के सेनाओं के साथ साथ चीन और भारतीय सेना के जवान भी हिस्सा लेंगे।
भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्य पहले ही विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंच चुके हैं और इस खास मौके पर कई देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। खबर है कि चीन के मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन सरहद पर मौजूदा तनाव की वजह से राजनाथ सिंह चीनी प्रतिनिधि से नहीं मिलेंगे। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को चीन के मामले पर नसीहत दी है। पूर्व पीएम ने कहा कि आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों से देश की सुरक्षा और सामरिक और भूभाग हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति बेहद ही सावधान रहना चाहिए। मनमोहन सिंह ने सरकार के सहयोगियों पर भी निशाना साधा और कहा कि सहयोगियों से प्रचारित झूठ के आडंबर को नहीं छिपाया जा सकता। हम प्रधानमंत्री को आगाह करते हैं कि वो वक्त की चुनौतियों का सामना करें और इससे कुछ भी कम जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मोदी को ये नसीहत आप देखिए। 15-16 जून 2020 को गलवान वैली लद्दाख में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। इन बहादुर सैनिकों ने साहस के साथ अपना सर्वोच्च कुर्बानी देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करेगी। हमारे प्रजातंत्र में ये गहन दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों से देश की सुरक्षा और सामरिक और विभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रति बेहद ही सावधान रहना चाहिए। रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस नसीहत को किस तरह से देखा जाए? देखिए, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के बयान में आप देखिए कि जो उन्होंने बातें कही है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर पूर्व प्रधानमंत्री को एक नसीहत देनी पड़ रही है नरेंद्र मोदी को कि अपने शब्दों और ऐलानों के द्वारा देश की सुरक्षा, सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव सावधान होना चाहिए, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में जो बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया था उसके बाद कई राजनीतिक दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे भूभाग पर चीन की सेना का कब्जा नहीं है। उसके बाद लेकिन चीन की मीडिया की तरफ से या चीन की विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि गलवान घाटी पर हमारा कब्जा है और उसके बाद फिर पीएमओ को सफाई देनी पड़ी। तो मनमोहन सिंह का ये कहना है कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है होकर इस दुस्साहस का जवाब देना है, भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। जो आपके पिछलग्गू सहयोगी हैं उनके द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। यानी कि कई ऐसी नसीहत है जो कि नरेंद्र मोदी या कहें कि केंद्र सरकार के लिए काफी अहम हो सकती है कि कूटनीति का जवाब कूटनीति ही हो सकती है, भ्रामक प्रचार नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। गलवान घाटी में 20 जवानों के शहीद होने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार से चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन की 3 कंपनियों का 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दिया है। ये प्रोजेक्ट हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर समिट में साइन हुए थे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के मुताबिक ये एग्रीमेंट गलवान हिंसा से पहले साइन हुए थे, जिसे अब कैंसिल करके चीन को बहुत बड़ा झटका। इंद्रजीत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, बड़ा झटका लगा है क्योंकि
अगर ये बात करें ये प्रोजेक्ट की, तो लगभग इसका पूरा कास्ट जो जाता है करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए है। और जिसमें से जो सबसे बड़ी कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3,770 करोड़ का है। और उसने फरवरी में ही अनाउंस किया था कि वो इंडिया में $1 बिलियन का निवेश करने जा रही है। तो कहीं न कहीं उस कंपनी के लिए बड़ा झटका है। और वो कंपनी एसयूवी बनाती है और एसयूवी बनाने के लिए वो पूना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही थी। तो कहीं न कहीं ये बड़ा झटका है। हालांकि इससे जो रोजगार के अवसर पैदा होने वाले थे वो नहीं होंगे, लेकिन इस समय जो जरूरत है, जिस तरह से हमारे जवानों की हत्या की गई चीन के द्वारा, जवान हमारे शहीद हुए, तो कहीं न कहीं ये एक गुस्सा दिखाने का एक अच्छा तरीका है। और पहले जिस तरह से देश भर में आवाज उठ रही थी कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें, और कहीं न कहीं जी बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका इस अहम जानकारी के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।